So hi everyone, this is Suryan Shukla from IIT BHU। तो ये हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म सीरीज़ के तीसरे लेक्चर हैं। यहाँ पे भी अभी हम डॉट 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 ही बना रहे हैं, जैसा मैंने कहा था कि डॉट डॉट बनाते बनाते बेसिक से लेकर के एडवांस तक पहुँच जाएंगे। तो ये भी बेसिक ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर ही लेक्चर रहने वाला है और आज हम पढ़ेंगे सॉल्वेंट के बारे में। तो अगर ये सीरीज़ तुमको पसंद आ रही तो सीरीज़ को बुकमार्क कर लेना, और अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ऐसे ही अमेजिंग उसी की वीडियो चाहते हो, पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म तुम्हारे फिंगर टिप्स पे हो और तुम जेई एडवांस फोड़ करके आओ और जेई मेंस के भी सवाल और नीट के सवाल देखते ही बन जाए तुमसे, तो इस पूरे सीरीज़ को फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो चलते हैं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखो, अगर तुम इन दोनों रिएक्शन के बीच का अंतर जानते हो, अगर इन दोनों रिएक्शन के बीच का अंतर जान रहे हो, फिर तो तुम जानते हो सॉल्वेंट का क्या गेम होता है। अगर तुम ये नहीं जानते कि सॉल्वेंट क्या करता है, तो फिर यहाँ पे तुम फंसने वाले हो। देखो, यहाँ पे तो मैं कोई चेंज नहीं पा पाऊंगा अगर एसाइनमेंट रिएक्शन हो, बात ही नहीं करता हूँ क्योंकि पढ़ाया नहीं है मैंने। लेकिन यहाँ पर मात्र और मात्र मैंने सेम रिएक्टर्स लिए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ बदला है सॉल्वेंट, और मेरा प्रोडक्ट में कितना बड़ा चेंज आ रहा है वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। मेरा यहाँ पे बन जा रहा है RaCl और यहाँ पे मैं और पा रहा हूँ इतना बड़ा चेंज आ रहा है सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट चेंज होने में। तो सॉल्वेंट का बहुत बड़ा गेम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के में। इसीलिए न्यूक्लियोफाइल्स पढ़ना, इलेक्ट्रोफाइल्स पढ़ना, फिर सॉल्वेंट के बारे में नॉलेज होना, ये तीन चीज़ें बहुत मस्त होती है रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए। इसीलिए मैंने बेसिक्स उठाए हैं एकदम से। तो तुम्हें सॉल्वेंट के बारे में आज बताऊंगा। तो यही हमारे लेक्चर का पूरा थीम होने वाला है। तो चलो चलते हैं कि अब कितने प्रकार के सॉल्वेंट होते हैं वो सब जानने के लिए, और सॉल्वेंट का गेम होता कैसे वो सब सीखने के लिए। तो देखो, सॉल्वेंट तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला सॉल्वेंट मेरा होता है पोलर प्रोटिक। ठीक, तो पोलर प्रोटिक, फिर दूसरा होता है पोलर एप्रोटिक, और तीसरा होता है मेरा नॉन पोलर। ठीक, अब इन तीनों को पार्ट बाय पार्ट और समझते हैं कि इनका पीछे का गेम क्या होता है और ये होते क्या एक्चुअली, विद डेफिनेशन भी समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू, जो हमारा काम है। तो ऐसे सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट जिनमें डाइपोल भी बन रहा हो, जिनमें डाइपोल भी बन रहा हो, ठीक, और एक्टिव एच भी हो, एक्टिव एच भी हो। ठीक, तो फिर से मैं तुमको बता रहा हूँ कि सॉल्वेंट जिसके पास डाइपोल मोमेंट हो, हाँ, देखो, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एच से, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींचेगा। ठीक, तो इसकी वजह से डाइपोल जनरेट हो जाता है, और डाइपोल का साइन तो चूंकि यहाँ निगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो डाइपोल का ऐसे साइन हो जाता है। ठीक, ये डाइपोल का साइन ही डोनेट कर रहा है, मैं इलेक्ट्रॉन किधर भाग रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मेरा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये जीओसी के बेसिक से हुआ है। ठीक, जीओसी का बेसिक है इसमें। तो अब देखो, शायद मैंने पोलर प्रोटिक तुमको समझा दिया है। अब एक्टिव एच क्या होता है, जो भी फोन से कनेक्टेड होते हैं, मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और इस एफ से, सारे के सारे एच मेरे एक्टिव एच होते हैं। ठीक, तो ऐसे एच जो इनसे कनेक्टेड होते हैं वो मेरे एक्टिव एच होते हैं। ओके, तो चलो अब बात करते हैं कि शायद पोलर प्रोटिक मैंने समझा दिया है, तो एक दो एग्जांपल और लिख देता हूँ। ठीक, अब एग्जांपल और अगर इसके अलावा लेना है तो तुम कोई भी एसिड उठा लो। ठीक, तो जो भी एसिड सॉल्वेंट होगा अगर मेरा, तो वो पोलर प्रोटिक मीडियम है। ठीक, तो पोलर प्रोटिक मीडियम तुम्हें समझ में आ गया। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है ये समझते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे का गेम समझते हैं। अब सबसे पहले मैं मैकेनिज्म समझाता हूँ कि ये होता क्या क्या है, आखिर इतना इम्पोर्टेंट है क्यों ये सॉल्वेंट समझना, क्यों ज़रूरी है। क्योंकि इसी के बेसिस पे
डिपेंड होता है कि वो क्या सॉल्वेट करेंगे, मतलब रिएक्शन मैकेनिज्म में कौन सा कंपोनेंट मेरा खुले सांड की तरह घूमेगा और कौन सा कैप्चर हो जाएगा। ठीक, ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट के बेस पे। ठीक है, तो अगर पोलर प्रोटिक होगा तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस को वो कैप्चर कर लेता है। ठीक, और वो कैप्चर कैसे करता है वो दिखाते हैं। अब मान लो मेरा NaCl पड़ा हुआ है, किस में पड़ा है, वाटर में पड़ा हुआ है। अब NaCl के साथ हो क्या रहा है, ठीक है, Na मेरा पॉजिटिव है। ठीक, अब ऐसी ऑक्सीजन जो कि इनके ऊपर नेगेटिव है, तो ऐसे ऑक्सीजन मेरे लगे पड़े हैं Na के ऊपर। अब Na को वो हिलने ही नहीं दे रहे हैं, मतलब रिएक्शन में पार्ट लेने ही नहीं देंगे वो। एकदम से ऐसे बहुत सारे ऑक्सीजन मेरे Na को जोड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये अब कहीं भी हिल नहीं सकता है Na। अब देखते हैं तो ये क्या दिखा रहा है कि जो मेरा कैटायनिक पार्ट है वो मेरा फंस चुका है मेरा मीडियम में, सॉल्वेंट ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। ठीक, अब देखते हैं एनायनिक पार्ट का क्या हुआ भैया। तो देखो, जहां पर मेरा जैसे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आया था, H के ऊपर आया हुआ है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये सारे चार्ज पार्शियल हैं, जो ऑक्सीजन और H के ऊपर भी डाइपोल वाले सारे पार्शियल रहते हैं, तो एक्चुअल चार्ज मत समझ लेना। ठीक, तो ये Cl को ऐसे बाउंड कर लेंगे, इतने सारे H प्लस आ जाएंगे और ये क्या करेंगे, बॉन्ड कर लेंगे। ये Cl को भी हिलने डुलने का मौका ही नहीं देंगे, इतने सारे H इसके आसपास घूमेंगे। और सॉल्वेंट क्या होता है, एक्सेस में, तो ऐसे ही ये एनायनिक पार्ट को भी कैप्चर कर लेते हैं। तो ना मेरे रिएक्शन में पार्ट करने के लिए Na है मेरे पास और ना ही Cl माइनस है, तो इसीलिए कोई भी रिएक्शन यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा मेरा NaCl। जैसे ही पोलर प्रोटिक मीडियम में डालेंगे वैसे ही वो गिरफ्तार हो जाएगा। ठीक, और जो अगर पीछे रिएक्शन समझाई थी समझ ना आया तो कोई डरने की बात नहीं, वो रिएक्शन हम बहुत बार देखेंगे, यहाँ पे बस सॉल्वेंट का गेम दिखाने के लिए। और जो बच्चे पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म कहीं और से, उनके लिए था कि वो लेक्चर इनके लिए है या नहीं है। तो चलो अब पढ़ते हैं पोलर अप्रोटिक के बारे में। ओके, तो अब समझते हैं पोलर अप्रोटिक के बारे में। तो देखो, दो कंपोनेंट, पोलर मतलब डाइपोल होगा इसमें, डाइपोल। ठीक, और अप्रोटिक है मतलब एक्टिव एच अब्सेंट होगा। क्या होगा, अब्सेंट होगा। अब भैया कोई एग्जांपल दो। ठीक है, एग्जांपल देते हैं और फिर समझते हैं, मैकेनिज्म भी समझेंगे बढ़िया से। पहले एग्जांपल देते हैं, तो सबसे पहला एग्जांपल मैं देता हूं। अब इसका नाम क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत ही मिथाइल, जो मैं एम में जहाँ पे भी लिखूं तो ये ध्यान में रखना CH होता है। ठीक है, तो SC3 लिखते लिखते आदत सी हो गई है। ठीक, ये होता है मेरा एसीटोन। देखो यहाँ डाइपोल तो है, ठीक, डाइपोल तो है, मतलब डाइपोल ऐसे है, इलेक्ट्रॉन मैं बता रहा हूँ डाइपोल। ठीक, बट यहाँ पर मेरा कोई एक्टिव H नहीं है। ठीक है, कोई भी एक्टिव H, नो एक्टिव H, तो इसीलिए ये क्या है, पोलर अप्रोटिक है। तो चलो अब जानते हैं कि ये काम कैसे करते हैं भैया। तो चलो समझाते हैं ये काम कैसे करते हैं। मैंने लिखा हुआ है बेस्ट फॉर SN2, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना, मतलब इग्नोर नहीं तुम करो, लिख लो नोट्स में, सब समझ में आएगा जब SN2 पढ़ाएंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, डॉट 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 बना रहा हूँ, पहले ही बता चुका हूँ, हम सब कुछ फोड़ने वाले हैं शुरुआत से लेकर के आखिरी तक। ठीक, तो चलो करते हैं। अब जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कटायन को कैप्चर कर लेता है और अनायन फ्री, ये कैसे होता है भैया, ये जानो। ठीक है भैया, यहाँ पे भी तो पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे भी नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है भैया, तो ऐसा तो कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन भाई होता है गेम। चलो समझाते हैं। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि कटायन क्यों मेरा
कटायन क्यों मेरा कैप्चर हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो डाइपोल का पार्शियल नेगेटिव है, ये जैसे लास्ट में हुआ था वैसे ही Na को कैप्चर कर ले रहा है। पार्शियल नेगेटिव जो है वो ऐसे ही कैप्चर कर ले रहा है पूरा। ऐसे कंपाउंड बना लो तुम, ठीक है? नोट्स में आराम से अच्छे से सुंदर सुंदर बनाओ, ठीक है? जल्दी जल्दी, तेज तेज, आराम आराम से, ठीक है? तो ये तुम्हारा ठीक कंपाउंड हो गया, और ये पार्शियल की वजह से ये कैप्चर हो गया, ठीक। अब तुम कहोगे भैया आपने तो यहाँ पे कटायन को कैप्चर करा दिया है, हम तो चाह रहे हैं एनायन को भी कैप्चर करा दें। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से हम कैप्चर करा दें। लेकिन भाई यहीं पे गेम में आता है स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, और क्राउडिंग। देखो ये कैप्चर कैसे हुआ, जब तक इस पॉजिटिव के, और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? कूलम्ब्स लॉ, सीधे सीधे मतलब के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये यहाँ पर इतना पास जा पाया है तब अट्रैक्शन एनर्जी लगी है, जहाँ पर ये पास जा ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बड़े बड़े देखो ये ऐसे 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 और दो एम लगा हुआ है भाई, और देखो ये सी ऐसे एच एच एच, यहाँ पे जाने का कोई जगह ही नहीं छूटा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे पॉजिटिव में जाते ही एच ठोक करके बाहर कर देगा, मतलब बहुत दूर पे रहना पड़ेगा। इसीलिए जो मेरा अनायन होता है, मतलब Cl- इस केस में हमने यहाँ पे भी वही रिएक्शन की है, NaCl को डाला हुआ है एसीटोन के अंदर, ठीक है? वही एग्जांपल मैं लेकर के चल रहा हूँ। तो Cl- को कैप्चर नहीं कर पाता है। रीजन तुम्हें समझ में आ गया? ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत कम बच्चों को समझ में आता है। अगर तुम समझ गए हो एक बार में तो तुम काफ़ी ब्रिलियंट और काफ़ी आगे निकलने वाले हो और काफ़ी मार्क्स फोड़ने वाले हो। तो मोटिवेट हो जाओ एकदम से जेई एडवांस और जेई मेंस फोड़ने के लिए, ठीक? तो अब तुमको ये समझ में आ गया होगा कि एनायनिक पार्ट क्यों मेरा फ्री रहता है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझा देता हूँ। देखो जो डाइपोल मेरा क्रिएट हुआ था एकदम बढ़िया से बना के कंपाउंड, डाइपोल में यहाँ तो नेगेटिव चार्ज आया था पार्शियल, लेकिन यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आया था, ठीक? एच एच एच। अब मेरा Cl जो है, यही H एकदम से 3D में होता है तो ये किसी भी तरीके से जाने नहीं देगा। क्या होगा कि यहाँ चला जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक? ये भी ऑक्सीजन के भी तो लोन पेयर हैं, वो भी तो रिपेल करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ तो नहीं आना चाहेगा, वो कोशिश करेगा इधर से ही आने की, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव की तरफ से कभी जाना नहीं चाहेगा, रिपल्सन मिलेगा उससे, तो वो इधर से ही कहीं रास्ता खोजेगा। तो क्या होगा, एच टकरा जाएंगे रास्ते में और Cl- उतना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं हो पाएगा क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, और ये कूलम्ब्स लॉ से होता है, ठीक है? ये अट्रैक्शन फोर्स जो तुम्हारा है। तो अब शायद मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है तुम्हें कि क्यों एनायनिक पार्ट मेरा फ्री रहता है, और ये बेस्ट होता है SN2 रिएक्शन के लिए। ये तुम बस लिख लो, ठीक? अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो तुम्हें एकदम से याद रखने हैं, क्योंकि SN2 रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तो पोलर अप्रोटिक मीडियम बहुत ज़रूरी होता है, ठीक? और SN1 के लिए पोलर मीडियम ऐसे ही ज़रूरी होता है। तो चलो पढ़ते हैं हम, ठीक? और उनको मैं याद भी कराऊंगा तुम्हें कि कौन कौन से वो रिएक्शन, वो सॉल्वेंट है जो तुम्हें याद करने हैं, क्योंकि वो जेई एडवांस वाला जो राक्षस है वो ऐसे करता है और ऐसे DMSO लिख देगा, ठीक? अब तुम समझते ही रह जाओगे कि इसने लिखा क्या है, और ये ऐसे ही लिख देता है शॉर्ट नेमिंग में कभी कभी, या पूरा नाम भी लेगा, तो तुम्हें ये ज्ञान होना चाहिए कि वो पोलर प्रोटिक मीडियम है या नहीं है। तो इसीलिए अगली स्लाइड उसी के ऊपर बेस्ड है। तो चलो चलते हैं। देखो तुमको सबसे पहले याद करना है DMSO, डाया मिथाइल। ये मिथाइल मैंने तुम्हें बताया है कि एमी ग्रुप है, ठीक है? डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DMSO रखते हैं, ये होता है पोलर अप्रोटिक। ये सारे तुमको रिमेंबर करने हैं, रिमेंबर करने हैं।
और रिमेंबर नहीं, मतलब ये अगर नाम तुमको आता होगा तो तुम खुद लिख लोगे और अपने आप हो जाएगा, लेकिन जेई एडवांस में टाइम और प्रोडक्टिविटी की बात होती है, कितना टाइम लगा करके कितना तुम मार्क्स ले आते हो, और जेई मेंस में तो और ज़्यादा है कि कितने कम टाइम में कितना ज़्यादा स्कोर करते हो। इसीलिए केमिस्ट्री इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री यही तो बिग रोल प्ले करती है जेई जेई और नीट में, कि वो बहुत जल्दी से मार्क्स तुमको फिच करके दे देती है। और ये तो तुम पहचान ही रहे हो कि तुम्हारा ईथर है भाई, तो इसकी नेमिंग तुम आराम से करना यहाँ पे नॉमेनक्लेचर की मदद से अपने। अब मैं अब इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बता दे रहा हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट हैं। ये टेट्राहेड्राफ्लोरॉन है, ये ऐसे है टेट्राहेड्राफ्लोरॉन फ्लोरॉन, ठीक है, ये याद करना है तुमको। TH इसका शॉर्ट नेमिंग होता है। और देखो इसका नेमिंग कैसे हुआ है, तो देखो अब यहाँ पे क्या कनेक्ट करते हैं, ये फ्री साइड रहती है मेरी, आई एम रियली सॉरी, ये फ्री साइड है, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या रखते हैं इस ग्रुप में, देख ये तुम्हारा कितने डिग्री का नाइट्रोजन है बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। तो इसका नॉमेनक्लेचर डिपेंड कैसे करता है, देखो तुम सबसे पहले लिखोगे डाया मिथाइल, ये तुमने लिख दिया है, ये कॉमन नॉमेनक्लेचर की बात करता हूँ मैं। डाया मिथाइल तुमने लिख दिया, ठीक, डाया मिथाइल हो गया। फिर तुम्हारा अब अमाइड तो रहेगा, अब वो फॉर्म, क्योंकि इसकी वजह से ये जो ग्रुप है इसकी वजह से तुम्हारा क्या आया, अमाइड आया, अमाइड। अब फॉर्मल्डिहाइड रहेगा या एसिटल एसिटल अमाइड रहेगा या फिर क्या रहेगा, वो तुम्हारा डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन्स पे। अगर यहाँ पे मतलब H जो जुड़ा हुआ है वो एक है, तो तुम आ जाओगे फॉर्म अमाइड, ठीक है, तो ये इसका नाम पड़ जाता है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक। और अगर यहाँ पे तुम्हारा जो जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो तुम्हारा नाम हो जाता है डाइमिथाइल एसीटेट। तो ऐसे ही तुम इसका नाम बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर तुम्हें नॉमन कॉमन नॉमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है तो। वैसे ये मतलब ऐसे ही कुछ भी कंपाउंड दे सकते हैं, लेकिन ये कॉमन बहुत ज़्यादा जेई एडवांस में पूछा जाता है, इसलिए मैं तुम्हें याद करा दे रहा हूँ। तो इसका नाम तुम बताना कि इसका नाम क्या है, इस भयंकर कंपाउंड का जो तुम्हें डरा रहा होगा फिलहाल, ठीक। तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो HMPA, हेक्सा मिथाइल फॉस्फोरिक अमाइड, वैसे ही है, ठीक। हेक्सा क्योंकि 6 है, और अमाइड फॉस्फोरिक अमाइड क्योंकि फॉस्फोरस के साथ अमाइड है, मतलब अमाइड ये ग्रुप और फॉस्फोरस है और अमाइड, ठीक। देखो अब ये बहुत स्पेशल टाइप के होते हैं। अब ये जेई एडवांस में, ये जेई एडवांस वाले याद करना, सिर्फ जेई एडवांस वाले, ठीक, जेई एडवांस वाले सिर्फ याद करना। इनकी इनका नॉमेनक्लेचर होता कैसे, तो सबसे पहले तुम क्राउन मतलब इनके सर पे रखोगे ताज, और फिर तुम क्या गिनोगे, इधर गिनोगे जब भी ऐसे आएंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन, और इधर तुम गिनोगे नंबर ऑफ कार्बन, ठीक। तो उस हिसाब से इसका नाम क्या हुआ, देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन हो गया, ठीक, सॉरी, प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी रहता है इधर, गलती हो गई, ठीक, प्लस 5 मतलब 15 हो जाएगा ये कुल मिला करके। और फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन तो यहाँ पे 5 है, तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 15 क्राउन दे देंगे और फिर ऑक्सीजन गिन लिया 5, तो ये इसका नाम हो गया। ऐसे ही इसका नाम क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ भैया, ये होमवर्क है, जल्दी जल्दी लिख दो, ठीक है। अब तुम्हारा जो नोवा, जी सबको याद करना है, ये तुम्हारा है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, एसिटोनाइट्राइल बहुत ज़्यादा कॉमन है तुम्हारा, ठीक।
तो अब चलते हैं हमारे तीसरे टाइप के सॉल्वेंट जो कि नॉन पोलर होते हैं। अब नॉन पोलर से तुमको समझ ही आ गया होगा, ना डाइपोल है और ना ही एक्टिव एच है। एक्टिव एच भी नहीं है, एक्टिव एच भी नहीं है इनके पास, ठीक। तो ऐसे को क्या कहते हैं, नॉन पोलर कहते हैं। एग्जाम्पल हेक्सेन ले लिया, आई एम रियली सॉरी, ये बेंजीन हो गया, हेक्सेन ले लिया। अब तुम लोग वो सब लगाते जाना भाई, जितने भी एच एच होंगे, CCl4 वगैरह ले लिया, ठीक है। तो इतना सा लेक्चर अगर तुमको सॉल्वेंट का गेम समझ में आया कि क्या पहली स्लाइड में हमारा कहना चाहता था कि क्यों मेरा Cl- अटैक किया, मतलब ये रिएक्शन समझ आएगी जब हम SN2 पढ़ लेंगे। लेकिन अगर तुमको सॉल्वेंट का गेम पसंद आ रहा है, तुम्हें बेसिक ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आ रहा है, बेसिक ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, तो चैनल को लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल, इस प्लेलिस्ट को एकदम से बुकमार्क कर लो और शुरुआत से आखिरी तक पढ़ जाना। पूरी की पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होगी यार। और अगर कुछ भी तुम सजेस्ट करना चाहते हो कि भैया ऐसा करो, ये चेंज करो, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखो। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिन्हें प्रॉब्लम है। और एक क्वेश्चन भी आया था कि क्या भैया आप केमिस्ट्री के बिना JEE एडवांस निकाल लेते, तो भाई सब्जेक्ट कट ऑफ होता है तुम्हारा, और हर सब्जेक्ट का कट ऑफ पूरा करना होता है। कोई एक सब्जेक्ट छोड़ के चले जाओगे तो तुम पहले ही 2/3 हो जाओगी JEE एडवांस में, और तुम फिर ये सोचना कि तुम्हारी 5,000 के अंदर रैंक आ जाएगी, लिटरली नॉट पॉसिबल। और तुम्हारे लिए, अगर तुम एक जनरल कैंडिडेट हो, तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत मुश्किल। तो इस ज्ञान के साथ, थोड़ा सा ज्ञान जनरल के साथ, इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। दिस इज सूर्यांश शुक्ला साइनिंग ऑफ।